नमस्कार। मैं ईश्वर केवलमानी बोल रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि इससे पहले मैंने 2 वीडियो शेयर की थी एनपीसीसी के बारे में, और ख़ास तौर से जब 23 फरवरी को उनकी वेबिनार मीटिंग में उनके ऑफिसर्स ने क्या कहते हैं कुछ होम बायर के साथ काफ़ी बातें शेयर की थी। आज मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ एनपीसीसी के बिड के बारे में, और वो मुख्य तौर पे ये बात है कि सितंबर 2018 में जब ये जेपी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रहा था, तब आईआरपी ने सितंबर 2018 में एक फंड फ्लो की फिगर शीट शेयर की थी, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर उसकी मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ के सुनाऊंगा, उससे आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। क्योंकि पहली बात तो ये थी कि उसने ये कहा था सितंबर 18 में कि इसमें जेपी में उस वक्त करीब 21,000 फ्लैट पेंडिंग थे बनने को, और जिसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बैलेंस पेंडिंग थी 6,897 करोड़, और उसमें से होम बायर्स की ड्यूज से वो करीब थे 3,758 करोड़, और उसमें अनसोल्ड इन्वेंट्री उस वक्त जो थी उसकी वैल्यू अबाउट थी 2275 करोड़, और बल्क लैंड सेल से रिकवरी थी 185 करोड़। तो टोटल रिकवरी थी 6,218 करोड़ अगेंस्ट 6,897 करोड़ की रिक्वायरमेंट के। तो बैलेंस जो पेंडिंग अमाउंट जो शॉर्टफॉल था वो हार्डली था 679 करोड़, और उसमें अगर डिले पेनल्टी होम बायर्स की इंक्लूड कर देते उस वक्त के हिसाब से तो 1100 करोड़ की करीब डिले पेनल्टी थी। तो टोटल शॉर्टफॉल 1775 करोड़ का था। अब उसके एवज में जिल के पास करीब 1875 एकड़ लैंड, अनइनकम्बर्ड लैंड उसके पास थी, जिसकी वैल्यू 3.5 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से बनती थी 6,563 करोड़। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे फंड रिक्वायर्ड थी 6,897 करोड़, उसके अगेंस्ट जिल के अंदर 6,563 करोड़ की लैंड मौजूद थी, और 2275 करोड़ की अनसोल्ड इन्वेंट्री मौजूद थी। तो अगर आप इन दोनों फिगर को जोड़ते हो और जो रिक्वायरमेंट थी वो नटशेल में काट के, आप इस फिगर को ध्यान से देखना, तो नटशेल में फिगर काट के इस पूरे सिनेरियो में जो भी इस प्लान को लेता उसको तकरीबन 6,500 करोड़ की लैंड फ्री में मिल रही थी। और ये सारी फिगर्स जो भी उस वक्त प्लान में अप्लाई कर रहे थे, चाहे वो एनबीसीसी थी चाहे सुरक्षा थी, जो भी बिडर्स थे उनकी अवेयरनेस में ये बात थी। तो अब यहाँ पे ये मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिल के अंदर इतने एसेट्स थे कि अगर कोई भी आदमी उसको ईमानदारी से, सिंसियरिटी से उसमें वर्क करता तो उसमें से उसको प्रॉफिट ही निकल के आता। अब एनबीसीसी के बिड के बारे में आपको सब कुछ ही मालूम है कि जो बैंक के लोन चुकाने थे उसके अगेंस्ट एक्सप्रेस वे पे लैंड मौजूद थी, और होम बायर्स के फ्लैट के लिए ये जो सारी फिगर्स हैं, इससे साफ साफ नजर आता है कि ये सौदा बहुत फायदे का सौदा था किसी भी बिडर के लिए उस वक्त 18 के हिसाब से। अब तो उसके बाद क्या कहते हैं और फिगर ठीक हो गई है। और यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूंगा कि एनबीसीसी ने सिर्फ लिखा था कि हम 120 करोड़ नीड बेस लगाएंगे, और वो भी 120 करोड़ वो खर्च करते लोगों को रिफंड करने वालों को, या जो एफडी होल्डर्स का पैसा था, और थोड़े बहुत डेटर्स के क्रेडिट के लिए। वो 120 करोड़ भी कंस्ट्रक्शन में नहीं लगा रहा था एनबीसीसी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शीट है ये साफ दर्शाती है कि ये फायदे का सौदा था, जिसको पता नहीं एनबीसीसी ने क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और वो लिटिगेशन में घुस गया। अब जब पूरे सीन को दोबारा से हम ध्यान से देखें तो ये मालूम पड़ता है कि एनबीसीसी को शायद ये अनइन्वेंट्री, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, उसको बेचने में तकलीफ नजर आ रही थी, या वो लैंड को मोनेटाइज करने में तकलीफ आ रही थी। तो किसी भी कारणवश से जो उसने सुस्ती दिखाई और वो कोर्ट कचहरी में गया, उससे तो ये नजर आता है कि उसमें विल नहीं थी ये काम करने की। अगर नहीं तो किसी को अगर अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो मेहनत करके कमाने की कोशिश करता है। अब लगता है कि एनबीसीसी से मेहनत ही नहीं करना चाहता था, उसको 750 करोड़ जल के भी चाहिए। वो आईसीआईसीआई बैंक को भी जो उसकी कंडीशन थी कि मुझे क्या कहते हैं कैश में मिले पैसा, उसको भी नहीं मान रहा था।
और सारी बातें अपने एक बच्चे की तरह जिद पकड़ के बैठ गया जी मुझे ये मिलेगा तो करूँगा, ये मिलेगा तो करूँगा, समय भी 5 साल लगाऊंगा, लोगों को होम बायर्स को डिले पेनल्टी भी 18% से ज़्यादा लगाऊंगा, उनसे कॉस्ट भी ज़्यादा लूंगा। तो आज ये बात मैंने इसलिए कही है कि एग्जैक्टली एक साल पहले 3 मार्च 2020 को एनबीसीसी की बिड एनसीएलटी ने अप्रूव कर दी थी और आज 3 मार्च 2021 है, ठीक एक साल हो गए। और एक साल के बाद ये साफ नजर आ रहा है कि एनबीसीसी ने अगर चाहता तो वो अच्छे ढंग से बनाना शुरू कर चुका होता और एनबीसीसी को भी फायदा ही मिलता। अब मेरे को तो ये समझ में नहीं आता इस फंड फ्लो को देखने के बाद कि जब जेल में एसेट थे तो वो कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई क्यों, उसको कौन लेके गया, ये सब सवाल हमारे मन में उठते हैं। शायद मेरे ख्याल से आज मैंने इन तीनों वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर करने की कोशिश की अपने सिंपल भाषा में, और जो भी फैक्ट्स फिगर दिए गए हैं वो बाकायदा किसी इंफॉर्मेशन बेस्ड पर ही हैं। मतलब ये ऐसे फैक्ट नहीं बयान किए गए हैं, दे आर बेस्ड ऑन ए प्रॉपर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से आज मैंने इन तीनों वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर दी है और मैं आगे अब जेपी के बारे में भी थोड़े थोड़े स्टेप्स में आपको जेपी के बारे में भी 2-3 वीडियो में शेयर करूंगा ताकि हम सभी होम बायर्स को पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।